हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन द RPMIS अकेडमी। वीक एंड वीडियो के साथ आज हम आपको एक नए वीडियो के साथ जोड़ते हैं। पिछले वीडियो मैंने आपको 12 अनुसूचियों के विषय में बताया था। आज 395 अनुच्छेद और 22 भाग को याद कराने का संकल्प लेकर आए हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सरकार को यदि आप जान गए तो पूरा संविधान आप जान गए। तो आइए सर्वप्रथम आपको सरकार के विषय में बताते हैं। सरकार कहते किसे हैं? सरकार दिखती कहाँ है? सरकार दिखती कहाँ है? सरकार आपको केंद्र सरकार में दिखती है, राज्य सरकार के रूप में दिखती है और स्थानीय सरकारों के रूप में दिखती है। केंद्र सरकार के रूप में सरकार आपको संसद भवन में दिखती है, राज्य सरकार के रूप में आपको विधानमंडल में दिखती है, स्थानीय स्तर पर आपको ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाएँ और सहकारी समितियों के रूप में दिखती है। तो जो संघ की सरकार होती है अर्थात केंद्र की सरकार होती है या राज्य सरकार होती है या स्थानीय सरकार होती है, इन सब का काम क्या है? मेन बात ये होता है सरकार का काम क्या है। सरकार का काम है कानून को बनाना, कानून जो बना है कानून को लागू करना, जो कानून लागू हुआ है सही है या गलत इसकी व्याख्या करना। अर्थात जो कानून बनाता है वो विधायिका का काम करता है। विधायिका किसे कहते हैं? विधायिका अलग अलग होती है। संघ की विधायिका होती है, संघ की विधायिका दिल्ली में बैठती है। केंद्र की विधायिका होती है या संसद होता है। संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा में MP लोग बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं, जिसे सांसद सदस्य कहते हैं। अर्थात पूरा आपका ये मंत्रिमंडल का जो समूह होता है, तो ये लोग मिलकर विधायिका, केंद्र की विधायिका था संघ की विधायिका के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थात पूरा ये नेता सांसद जैसे सब नेता। उसी प्रकार राज्य की विधायिका विधानमंडल में बैठती है। विधानमंडल खुद 2 भागों में बटा होता है, विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद में MLC होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, और विधानसभा में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं। दोनों को विधायक कहते हैं। ये लोग विधि को बनाते हैं, अर्थात पूरा मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री से लेते हुए पूरा राज्य मंत्री, ये सब का मंत्रिपरिषद होता है। अर्थात केंद्र और राज्य का पूरा ये जो नेता है, नेता नगरीय है, और लोकल स्तर पर देखा जाए तो प्रधान, फिर नगर स्तर पर देखा जाए मेयर, फिर सहकारी समितियाँ, इन सबको मिला दिया जाए। अर्थात पूरा नेता नगरी जो है, ये सब सरकार के विधायिका के अंग हैं। ये विधि बनाते हैं, कानून बनाते हैं। उसी प्रकार जो कानून बन गया है उसको लागू करने का कार्य कार्यपालिका करती है। कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति केंद्र में करते हैं, राज्यों में राज्यपाल करते हैं। जो केंद्र में राष्ट्रपति करते हैं उनके अंतर्गत पूरे कर्मचारी होते हैं। कर्मचारी भारत सचिव से लेकर जिले के स्तर DM तक के कर्मचारी जितने होते हैं वो राष्ट्रपति के रूप में होते हैं, राष्ट्रपति के का काम करते हैं, राष्ट्रपति के दिए गए आदेशों का काम करते हैं। उसी प्रकार राज्यपाल जो हैं, राज्यपाल DM से लेकर जो नीचे तबके का चपरासी तक होते हैं, ये सब मिलकर कर्मचारी वृंद जितने हैं सब कार्यपालिका के अंग होते हैं। अर्थात राष्ट्रपति राज्यपाल के अंतर्गत जितने कर्मचारी वृंद हैं जो काम करते हैं, जो काम दिया जाता है उसको करते हैं, ये सब कार्यपालिका के अंग होते हैं। उसी प्रकार जो काम हुआ है सही या गलत इसकी व्याख्या करने के लिए आपकी न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका भी कई भागों में बटी हुई दिखती है, लेकिन भारत में एकल न्यायपालिका का प्रावधान है, सिंगल न्यायपालिका है। अर्थात ऊपर से लेकर नीचे तक हायरार्की है। न्यायपालिका में केंद्र स्तर पर देखा जाए तो आपको देखती है सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय, और नीचे प्रत्येक राज्यों में उच्च न्यायालय होते हैं। उसके अंतर्गत प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, यानी लोअर कोर्ट होते हैं। कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे के न्याय पंचायत तक के जितने भी न्याय संबंधी कार्यों से जुड़े होते हैं वो न्यायपालिका के अंग होते हैं। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेकर जितने भी कर्मचारी, छोटे छोटे अर्दली से लेकर के जितने भी न्यायपालिका से जुड़े होते हैं सबको हम इसमें रखते हैं। सरकारी वकील को भी रख लेते हैं, मुंसफ को रख लेते हैं, लेखपाल को भी रखते हैं। जितने भी लोग इस न्याय विभाग से जुड़े रहते हैं हम सबको इसमें न्यायपालिका में रख लेते हैं। इस प्रकार कानून बनाना,
कानून जो बना है उसको लागू करना, फिर जो लागू हुआ है सही है गलत उसकी व्याख्या करना, अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका मिल करके सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि सरकार का मतलब क्या हुआ। सरकार का मतलब होगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब आप इमेजिन करिए, एक सरकार एक तरफ हो गई, अब आप पूरा नेता नगरी को, पूरे कर्मचारियों को, पूरा न्याय विभाग से जुड़े हुए लोगों को एक तरफ अलग करके इमेजिन करके देखिए, एक राष्ट्र की कल्पना करिए। एक तरफ पूरा नेता नगरी, पूरा कर्मचारी भाई वृंद, पूरे न्यायपालिका से जुड़े हुए एक तरफ हो जाए, बाकी कौन बचा है? बचते कौन हैं? हम आप सब बचे हैं। और कौन बचा है? पेड़ पौधे बचे हैं, पशु पक्षी बचे हैं, नदी झील तालाबें बची हैं। यही एक राष्ट्र की कल्पना करिए, जैसे भारत राष्ट्र की कल्पना करिए। भारत राष्ट्र में कौन है? एक तरफ सरकार का पक्ष, एक तरफ व्यक्तियों का पक्ष। सरकार के पक्ष में आपके पूरा ये सब हो गए, आपका कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग, और अन्य भागों में बचते हैं व्यक्ति, हम सब, आप सब, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इन सब। तो संविधान क्या है? एक विधान है, एक व्यवस्था है। यह व्यवस्था इसी को सुचारू रूप से चलाने के लिए है। जिसे 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बनाया। उस संविधान में ऐसी व्यवस्था दिया गया है कि कुछ अधिकार सरकार को दिया गया है, सरकार को शासन प्रशासन को चलाने का अधिकार दिया है, और कुछ अधिकार व्यक्तियों को, पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को दिया है, उनको भी अपने जीवन यापन को करने के लिए अधिकार दिया है। तो यह व्यवस्था, यह संविधान इनको व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए अधिकार दिया है, और अच्छा चलाने के लिए गलत करने पर सरकार को भी दंड देने का प्रावधान है, और गलत करने पर इन सबको भी दंड देने का प्रावधान है। अर्थात संविधान एक तरफ सबको अधिकार भी दिया है, एक तरफ रोक भी लगाया है। इसी व्यवस्था को संविधान कहते हैं। तो आज आपको हम सरकार बता दिए। अब आइए आपको हम पूरा 395 अनुच्छेद और 22 भाग में जो संविधान बटा है उसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो आप पूरे संविधान को दो भागों में बांट कर देखिए, एक सरकार का पक्ष, एक व्यक्ति के पक्ष। सरकार के पक्ष में करते हैं भाग 1। हम भाग भी बताते चलेंगे और आपको अनुच्छेद भी बताते चलेंगे। अनुच्छेद को हम आर्टिकल कहेंगे। आपको भाग 1 से लेकर 22 तक भाग भी समझा देंगे, और 1 से लेकर 395 अनुच्छेद तक जो संविधान में दिया गया है उसको व्यवस्थित रूप से बता देते हैं और याद भी करा देते हैं मोटा मोटी। इसके बाद फिर आपको व्याख्या करते हुए एक एक अनुच्छेदों को समझाने का प्रयास करूंगा। बस आज 22 भाग, अब 395 अनुच्छेद को अच्छी तरह से समझ लें। भाग 1 में है राज्य। राज्य अर्थात संघ राज्य क्षेत्र जो व्यवस्थित रूप दिया जाता है वह भाग 1 में है। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक राज्यों के विषय में बताया गया है। राज्य किसे कहते हैं, संघ किसे कहते हैं, राज्य संघ के बीच में जो बनते हैं, बनाए जाते हैं या उनका निर्माण होता है, उनका सीमा नाम में जो भी परिवर्तन किए जाते हैं वह इसी भाग के अंतर्गत किए जाते हैं। अर्थात भाग 1 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र हैं, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 में व्यक्तियों के विषय में बताए गए हैं, अर्थात नागरिक के विषय में बताए गए हैं। अर्थात भाग 2 में नागरिकता है। नागरिकता भारतीय संविधान के आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक बताए गए हैं। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक भारत में नागरिकता के प्रावधान है। नागरिकता के जो प्रावधान किए गए हैं 2 स्तर पर बांटा गया है। एक तो वस्तु स्थिति के आधार पर आर्टिकल 5 से लेकर 9 तक स्थिति दिया गया है, भारत का नागरिक कौन होगा, भारत का नागरिक किसे बनाया जाए, उसकी नागरिकता की क्या परिभाषा है। नागरिकता के विषय में जो भी व्यवस्थाएं दी गई हैं वर्तमान में जो है वह आर्टिकल 5 से लेकर 9 तक दिया गया है। आगे आर्टिकल 10 और 11 भविष्य के विषय में नागरिकता के क्या प्रावधान होंगे, उसमें संसद को क्या शक्ति है, या निकट भविष्य में संसद नागरिकता के विषय में जो भी व्यवस्था लिया जाएगा, जो भी सुधार किया जाएगा वो क्या होगा, वह आर्टिकल 10 और 11 में बताया गया है। तो इसके अंतर्गत आपको 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल को पढ़ना पड़ेगा। फिर इसी के तहत नागरिकता संशोधन अधिनियम भी पढ़ने पड़ेंगे, जैसे 1955 का अधिनियम, 1986 का अधिनियम, 1992 का अधिनियम, फिर 2004 का अधिनियम। फिर वर्तमान में नई गवर्नमेंट जो CAA लेकर आई है इसको भी जोड़ेंगे, करंट टॉपिक इसमें जुड़ जाएगा। तो नागरिकता के जो प्रावधान है वो भाग 2 में है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। अब यह संविधान आपको एक तरफ सरकार, एक तरफ व्यक्ति के रूप में बांट कर देखने की कोशिश करते हैं। व्यक्ति हैं, व्यक्ति को अधिकार दिया गया है। वह अधिकार क्या हो सकता है, वह अधिकार है मूल अधिकार। मूल अधिकार को मौलिक अधिकार भी कहते हैं, इसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, इसे कोड भाषा में यफआर भी कहते हैं। यह भारतीय संविधान के भाग 12 से लेकर 35 तक दिया गया है। भारतीय संविधान में सर्वप्रथम 7 अधिकार दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में 6 अधिकार दिए गए हैं। तो इसका पूरा विस्तार से जब हम पढ़ाएंगे तो एक एक आर्टिकल को समझा कर बताएंगे। बट आप इतना याद करिए कि भाग 3 में मूल अधिकार है। मूल अधिकार
कितने हैं? 6 हैं। कहाँ से कहाँ तक हैं? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों के विषय में दिया गया है। फिर आपको भाग 4 आता है। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी है। डीपीएसपी तो भारत के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्यों को निर्देश दिए गए हैं काम करने के लिए, वही डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। इसी में भारत का जो लोक कल्याणकारी राज्य है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख जो निहित है, वह इन्हीं अनुच्छेदों में दिया गया है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत का लोक कल्याणकारी राज्य की स्थिति अगर समझाना हो तो हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ही समझाते हैं। अगला भाग है भाग 4 का, जिसे हम कहते हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में 11 हैं वर्तमान में। यह मूल कर्तव्य आर्टिकल 51 क में जोड़ा गया है। यह स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर भारतीय संविधान में लाया गया था। तो 11वां मूल कर्तव्य क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का जो प्रावधान है वह यहीं दिया गया। यह कर्तव्य है, कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटी EFD कहते हैं इसे। भाग 4 का इस प्रकार आपको 1 से लेकर भाग 4 तक आपको हो गया। अब अगले भाग के विषय में हम आपको बताना चाह रहे हैं। आइए अगला भाग जो है 5, 6, 7, 8, 9, इसको एक साथ आप पढ़ें। ये पूरा सरकार आपको समझ में आ जाएगी। सरकार का है, कहाँ सरकार है, जैसे संघ की सरकार, राज्य की सरकार, स्थानीय सरकार। तो यह संविधान में कहाँ व्यवस्थित है, इसको इसी अनुच्छेदों में दिया गया है, इन्हीं भागों में दिया गया है। तो भाग 5 में संघ है, भाग 6 में राज्य है। तो संघ और राज्य को हम दोनों साथ साथ समझाने की कोशिश करते हैं। संघ माने केंद्र जिसे आप कहते हैं। तो संघ है तो संघ की कार्यपालिका होती है, संघ की विधायिका होती है, संघ की न्यायपालिका होती है। उसी प्रकार राज्य है तो राज्य की कार्यपालिका होती है, राज्य की विधायिका होती है, राज्य की न्यायपालिका होती है। तो आइए हम इनको अनुच्छेदों के रूप में बांटने की कोशिश करते हैं। भाग 5 में संघ है, संघ की कार्यपालिका है। कार्यपालिका भारतीय संविधान में आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक कार्यपालिका के विषय में बताया गया है। इसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के विषय में पूरी चर्चाएं की गई हैं। इसको आपको विधिवत जानना पड़ेगा। उसी प्रकार विधायिका है। विधायिका भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 से लेकर 123 123 अनुच्छेदों के बीच में इसको दिया गया है। तो विधायिका आर्टिकल 79 से लेकर 123 तक विधायिका के विषय में दिया गया है। इसी में संसद की पूरी एक्टिविटी दिखाई गई है। इसके बाद न्यायपालिका आता है। न्यायपालिका भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 से लेकर 147 के विषय में दिया गया है, जिन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय के विषय में पूरी बातें बताई गई हैं। उसके बाद इसी संघ के भाग में ही एक कैग आता है। कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल अर्थात नियंत्रक महालेखा परीक्षक आता है, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक दिया गया है। तो पूरे संघ में आपका कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका हो गई। उसी के साथ कैग भी होगा, अर्थात आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक का जितने आर्टिकल दिए गए यह संघ के विषय में बताया गया है। उसी प्रकार राज्य के विषय में आते हैं तो राज्य की भी कार्यपालिका होती है, राज्य की विधायिका होती है, राज्य के न्यायपालिका के विषय में देखते हैं। तो राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल के अंतर्गत होती है। यह आर्टिकल 152 से लेकर 167 तक दिया गया है, जिसमें राज्यपाल के विषय में सब बताया गया है। इसके बाद विधायिका होती है। विधायिका आर्टिकल 168 से लेकर के 213 तक है। इसमें पूरा मुख्यमंत्री से लेकर उनके मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री सबके विषय में बताया गया है। उसी प्रकार न्यायपालिका अर्थात उच्च न्यायालय के विषय में बताया गया है, आर्टिकल 214 से लेकर 237 तक। इसी के साथ इसमें लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट के साथ लोअर कोर्ट भी सब ऐड होता है। इस प्रकार राज्य और संघ दोनों को मिलाकर देखा जाए तो दोनों के कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के विषय में होगा। आगे जब हम पढ़ाएंगे आपको तो कार्यपालिका पढ़ाएंगे तो कार्यपालिका में संघ कार्यपालिका भी बता देंगे और राज्य की भी विधायिका बता देंगे। उसी प्रकार केंद्र की विधायिका पढ़ाएंगे तो राज्य की भी विधायिका पढ़ा देंगे। उसी प्रकार जब न्यायपालिका पढ़ाएंगे तो न्यायपालिका जो सुप्रीम कोर्ट बताएंगे तो उसी वक्त हाई कोर्ट बता देंगे। तो सबका कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका सब कुछ एक साथ हो जाएगा। फिर अगला जो भाग होता है भाग 7 होता है। भाग 7 में वो दिया गया है जो
पहली बार जो 1946 में जब संविधान बन रहा था, जो भारत को राज्यों का बंटवारा किया गया था, तो 4 वर्ग में बांटा गया था, क ख ग घ। तो जो ख वाला भाग था उसको इसी आर्टिकल में, इसी भाग 7 में रखा गया था। बाद में इसको समाप्त कर दिया, इसको निश्चित कर दिया गया। बट इसके लिए जो अनुच्छेद दिया गया है, आर्टिकल 238 अनुच्छेद दिया गया है, बट ये निश्चित हो गया, इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। अगला जो भाग है 8 भाग में है संघ राज्य क्षेत्र के विषय में बताया गया, संघ राज्य क्षेत्र के विषय में बताया गया है, यूनियन टेरिटरी के विषय में बताया गया है। यह आर्टिकल जो है 239 से लेकर 242 तक बताया गया है। अगला जो भाग होता है भाग 9 पंचायतें दिया है गया है, पंचायतों का संगठन कैसे होता है, पंचायतों के जो कार्य हैं, जो अधिकार हैं, इसके विषय में बताया गया है। यह भारतीय संविधान में आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक है, 243 ओ तक है। यह पंचायतों के संगठन, उनकी व्यवस्था, उनके नीति निर्माण की जो भी प्रक्रियाएँ हैं सब दिया गया है। इसके बाद अगला भाग जो होता है भाग 9 का में नगर पालिका दिया गया है। नगर पालिका भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 पी से लेकर 243 ZG तक दिया गया है। उसी प्रकार जो अगला भाग होता है 9 ख में सहकारी समितियां हैं। सहकारी समितियों के अंतर्गत जो छोटे छोटे समितियां बनाकर कार्य संचालन किया जाता है, उसके विषय में दिया गया है। भारतीय संविधान के 243 ZH से लेकर 243 ZT तक दिया गया है। इस प्रकार भाग 5, 6, 7, 8, 9 ख मिलाकर देखेंगे तो यह संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के विषय में पूरी बातें बताई गई हैं। फिर आगे जो भाग होता है भाग 10 में अनुसूचित क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र के विषय में विस्तार से बताया गया है। यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 244 और 244 का में दिया गया है। आगे फिर अगला भाग है भाग 11। भाग 11 में संघ और राज्य के बीच जो संबंध होते हैं उसके विषय में बताया गया है। यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 245 से लेकर के 263 तक दिया गया है, 263 तक दिया गया है। यह संघ और राज्यों के बीच संबंध है, संबंध विधायी और जो कार्यपालिका जो भी शक्तियाँ दिए गए हैं इसी भाग में दिया गया है। आगे जो भाग है भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएँ और वाद है। वित्त संपत्ति संविदाएँ और वाद है, यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 264 और 300 क के अंतर्गत दिया गया है। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएँ और वाद है। फिर अगला जो भाग है भाग 13 है। भाग 13 में दिया गया है व्यापार वाणिज्य और समागम। व्यापार वाणिज्य और समागम आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक दिया गया है, व्यापार वाणिज्य और समागम। अब जो अगला भाग होता है बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है भाग 14। भाग 14 में दिया गया है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं जो UPSC या राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग जो गठित किया गया है उसके विषय में पूरे प्रावधान हैं। वो नियुक्तियाँ कैसे करते हैं, कौन करता है, उनके क्या अधिकार क्षेत्र हैं, इन सब के विषय में बताया गया है। यह आप लोगों के लिए बहुत ही हितकारी है, इसको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। यह भारतीय संविधान के भाग 14 में दिया गया है, आर्टिकल 308 से लेकर के 323 तक दिया गया है। तो इसमें आपको पूरी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। फिर अगला जो भाग है 14 का में दिया है अधिकरण में ट्रिब्यूनल दिया है। ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है। यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 323 का से लेकर 323 ख तक है। इसके विषय में ट्रिब्यूनल के विषय में बताया गया है। फिर अगला जो भाग होता है आपका अगला भाग 15 होता है। 15 में निर्वाचन है। निर्वाचन भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 से लेकर 329 का तक दिया गया है। 324 से लेकर 329 का तक भारतीय निर्वाचन के विषय में दिया गया है। निर्वाचन कैसे किया जाता है, निर्वाचन आयोग क्या होता है, कितने लोग होते हैं, इन सब के विषय में पूरी बातें बताई गई हैं। भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 का तक। फिर अगला भाग है जो बहुत महत्वपूर्ण भाग है भाग 16। भाग 16 में दिया है कुछ वर्गों के विषय में विशेष उपबंध दिए गए हैं। कुछ वर्गों के विषय में विशेष उपबंध दिए गए हैं। यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक दिए गए हैं। ये क्या है, कुछ वर्गों के विषय में विशेष उपबंध हैं।
इसी में आपका जो अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, अनुसूचित जातियों के विषय में, अल्पसंख्यकों के विषय में, इस सब आंग्ल समुदाय के लोगों के विषय में, ये सब पूरी व्यवस्थाएँ इसमें दिया गया है। फिर अगला जो भाग होता है भाग 17 है। भाग 17 में राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की है। ऑफिशियल लैंग्वेज भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक दिया गया। ऑफिशियल लैंग्वेज के विषय में राजभाषा के विषय में बताया गया है, यह जानना आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। फिर अगला भाग जो है भाग 18 होता है। भाग 18 में आपातकाल उपबंध होते हैं। यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक विषय में दिया गया है। यह जो आपातकाल की व्यवस्था है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक अब तक भारतीय संविधान में 3 आपातकाल के प्रावधान किए गए हैं। एक होता है राष्ट्रीय स्तर पर आपातकाल, एक राष्ट्रपति शासन का जो होता है, एक होता है वित्तीय आपातकाल। फिर अगला जो भाग होता है भाग 19 है। भाग 19 में प्रकीर्ण विषय होते हैं, मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मिसलेनियस टाइप में विविध प्रकार के, उसको प्रकीर्ण विषय के रूप में हम जानते हैं। यह आर्टिकल 368 से लेकर 367 तक दिया गया। 361 से लेकर 367 तक दिया गया है, प्रकीर्ण विषय दिया गया है। फिर अगला जो भाग होता है भाग 20 है। भाग 20 में भारतीय संविधान में संशोधन के प्रावधान दिए गए। भारतीय संविधान में संशोधन के प्रावधान दिए गए हैं। यह एक सिंगल आर्टिकल है 368, बहुत महत्वपूर्ण है। 368 तक संविधान में संशोधन किया जाता है, ये इसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। फिर अगला जो आपका भाग होता है भाग 21 है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की बातें कही गई है। भारतीय संविधान के 369 से लेकर 392 तक के विषय में बताया गया। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक बताया गया है। अगला जो भाग होता है अंतिम भाग भाग 22 है। संक्षिप्त नाम है। प्रारंभिक हिंदी में प्राधिकृत पाठ्य जो दिए गए हैं, यह आर्टिकल 393 से 395 अनुच्छेद दिया गया है। 393 से लेकर 395। इस प्रकार आपको 22 भाग और 395 अनुच्छेद हो गए। क्योंकि अनुच्छेदों की तो इस प्रकार आपके पूरे जो 22 भाग 395 अनुच्छेद हो गए। वैसे तो पूरे वर्तमान में जो भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कुछ ज़्यादा हो गए हैं, लगभग 460 के लगभग हो गए हैं, किंतु यह घटते और बढ़ते रहते हैं, संशोधन होते रहते हैं। लेकिन जो नंबर है, नंबर 395 ही है। उसमें क ख ग घ अंगा करके जोड़े गए हैं। तो जो नंबरिंग सिस्टम होते हैं उस हिसाब से देखेंगे तो 395 ही हैं। और इस प्रकार आपके पूरे 22 भाग और 395 अनुच्छेद हो गए हैं। ये अब आपको मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा इसके आगे का प्रोसेस समझाऊंगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो के साथ फिर हम मिलते हैं वी कैन वी डू के साथ। धन्यवाद। वी कैन वी डू।